अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात महिला क्रिकेटर्स की। इस समय पूरे देश पर T20 वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम फिर से T20 विश्व कप जीत कर लौटेगी और देशवासियों को भी फिर से जश्न मनाने का मौका मिलेगा। हालांकि इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने देश की महिला क्रिकेटर्स को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अब से महिला और पुरुष टीम को बराबर मैच फीस मिलेगी। इस बात की जानकारी खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया के जरिए दी। यानी बोर्ड के इस फैसले से अब मैच फीस के तौर पर महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को ही खत्म कर दिया गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने इसी ट्वीट के जरिए क्रिकेट में देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अपने इस ट्वीट के साथ ही जय शाह ने हाल ही में एशिया कप जीतकर इतिहास रचने वाली टीम की फोटो भी शेयर की है और लिखा है कि अब से महिला और पुरुष टीम को बराबर मैच फीस मिलेगी। यानी ये त्योहारों के सीजन में बीसीसीआई का ये ऐलान देश का मान बढ़ाने वाली इन बेटियों के लिए किसी बड़े गिफ्ट से कम नहीं है। देश में महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में कदम उठाया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने घोषणा की कि अब से जो मैच फीस होगी वो मेंस क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट की एक बराबर होगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि यहां से बदलेगी भारत में महिला क्रिकेट की तस्वीर। हमने वो वक्त भी देखा जब महिला क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर में नहीं आता था। उसके बाद बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को अडॉप्ट किया। अनुराग ठाकुर जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लेके आए वो, और अब उसके बाद जय शाह ने ये घोषणा की। बीते कुछ वर्षों में महिला क्रिकेट टीम ने देश के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी अपने प्रदर्शन से लोगों की खूब तारीफ बटोरी है, जिसकी सबसे ताजा मिसाल एशिया कप और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जिसमें महिला क्रिकेट टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और तिरंगे का मान बढ़ाया था। इन खिलाड़ियों की मेहनत का ही नतीजा है कि बीसीसीआई ने अपनी वेतन इक्विटी पॉलिसी के जरिए देश के लिए खेलने वाली महिला क्रिकेटर्स को मालामाल बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इस वेतन इक्विटी पॉलिसी के मुताबिक महिला क्रिकेटर्स को अब हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए मैच फीस मिलेगी, जबकि एक वनडे मैच के लिए भारतीय महिला खिलाड़ी 6 लाख रुपए कमाएंगी। तो वहीं T20 मैच खेलने के लिए उन्हें अब 3 लाख रुपए मिलेंगे। यानी इस पॉलिसी के जरिए अब मैच फीस के तौर पर महिला और पुरुष टीम के बीच में भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। ये बड़ा ऐतिहासिक है, कदम है और बड़ा एनकरेजिंग है, इसलिए कि ये खाली जो मेरे को समझ में आ रहा है कि खाली क्रिकेट के लिए नहीं है, विमेंस जितने प्लेयर्स हैं, जितने गेम है हमारे, सबके लिए एक कदम है कि उसके लिए भी हो सकता है। और विमेंस क्रिकेट के लिए तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। लंबे समय से क्रिकेट में इस बात को लेकर गंभीर चर्चा होती आई है कि महिला और पुरुष क्रिकेटर्स की सैलरी में अंतर क्यों है। इस मसले को कई क्रिकेट बोर्ड ने सुलझाने की कोशिश की और कुछ अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने इस अंतर को खत्म करने की कोशिश की और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 3 महीने पहले ऐलान किया था कि उसकी महिला क्रिकेटर्स को भी उतनी ही मैच फीस दी जाएगी जितनी मैच फीस उसके पुरुष क्रिकेटर्स को दी जाती है। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल हैं। उन्होंने महिला क्रिकेटर्स की सैलरी में इजाफा किया। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि अभी महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को टेस्ट वनडे और T20 मैच के लिए कितनी फीस मिलती है। तो इसका जवाब यह है कि आपको हम बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की टेस्ट के लिए 4 लाख रुपए बतौर मैच फीस इन्हें मिलती है, जबकि वनडे और T20 के लिए 1 लाख रुपए इन्हें मिलते हैं। लेकिन बीसीसीआई के आज के फैसले के बाद अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए बतौर मैच फीस मिलेगी, जबकि एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं एक T20 मैच के लिए अब उन्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मैच फीस देने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी भी महिला खिलाड़ियों की एनुअल रिटेनर फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर क्या कहना है बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का, सुनते हैं।
बीसीसीआई ने कई साल पहले वुमेन क्रिकेट अपने हाथ में लिया था, तब से उत्तरोत्तर उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तमाम जगह महिला क्रिकेटर निकल के आ रही हैं तमाम राज्यों से, और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। लेकिन उनका पैसा बहुत कम था, क्योंकि मेन क्रिकेट से जो पैसा आता था तो रेवेन्यू की दृष्टि से मेन क्रिकेट को ज़्यादा पैसा मिलता था और वुमेन क्रिकेट को हम कम दे पाते थे। अब उसको भी बढ़ा के किया जा रहा, तो एक ऐतिहासिक फैसला है, एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बीसीसीआई के इस कदम की जितनी सराहना की जाए कम है। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, तो उस पर भी आगे हम विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो काबिले तारीफ है। भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। इसके संकेत बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अपने ट्वीट में भी दिया है। बीसीसीआई के एक फैसले का ही नतीजा है कि भारतीय क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही मैच फीस मिलेगी। आपको हम बता दें, इस हिसाब से जो ये बदलाव किए गए हैं उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने की उम्मीद की जा रही है। एक असमानता की बात जो लंबे अरसे से कही जा रही थी महिला और पुरुष क्रिकेटर्स के बीच, अब उस असमानता को खत्म कर दिया गया है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता दें, महिला क्रिकेटर्स की अब भी 3 कैटेगरी ही है, जिसमें ए, बी और सी ग्रेड है। जबकि अगर मेल क्रिकेटर्स की बात करें तो उनकी 4 कैटेगरी है, जिसमें A+, ए, बी और सी ग्रेड है। ए ग्रेड में भी शामिल महिला खिलाड़ियों को सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ ए ग्रेड में शामिल पुरुष क्रिकेटर्स को 10 गुना ज्यादा यानी कि 5 करोड़ रुपए की रकम इन्हें मिलती है। वहीं बी ग्रेड के महिला खिलाड़ियों को हर साल बीसीसीआई की तरफ से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर 30 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि बी ग्रेड के पुरुष खिलाड़ियों को 3 करोड़ की रकम यहां दी जाती है। वहीं सी ग्रेड के महिला खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए की छोटी सी रकम संतोष करना पड़ता है इसमें। लेकिन जब सी ग्रेड के पुरुष खिलाड़ियों की बात आती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। जबकि पुरुषों की 4 कैटेगरी में सबसे ऊपर A+ ग्रेड है। इसमें शामिल खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 7 करोड़ मिलते हैं, यानी कि ए ग्रेड की महिला क्रिकेटर्स को 50 लाख रुपए का जो अमाउंट मिलता है वो सी ग्रेड में शामिल पुरुष क्रिकेटर्स से भी 50 लाख रुपए कम है। यानी आसान भाषा में कहें तो ग्रेड ऊंचा होने के बावजूद महिलाओं को पुरुष क्रिकेटर्स की तुलना में आधा ही पैसा मिलता है। ये हाल तब है जब महिला क्रिकेट टीम 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। बीसीसीआई की अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 की एनुअल रिटेनरशिप लिस्ट में ज्यादातर वही महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत को विश्व कप के खिताबी मुकाबले तक पहुंचाया था। इसलिए सिर्फ समानता के आधार पर ही नहीं बल्कि काबिलियत के पैमाने पर भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही महिला क्रिकेटर्स के लिए एनुअल रिटेनर फीस की मांग होती है। हालांकि ये बताना भी जरूरी यहां हो जाता है कि 2006 तक महिला और पुरुष क्रिकेटर्स के बोर्ड अलग अलग थे। बीसीसीआई ने 2006 में महिला क्रिकेट बोर्ड का खुद में विलय कर लिया। इसके बाद भी 2014 तक महिला क्रिकेटर्स को सालाना अनुबंध नहीं दिया जाता था। साल 2015 में ही इसकी शुरुआत हुई है। उधर ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप से भी एक गुड न्यूज आई है। वहां कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने अपना दूसरा मुकाबला आसानी से जीत लिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम को 56 रनों से बड़ी जीत मिली और वो 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। सिडनी में खेले गए इस मैच में नीदरलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 179 रन बनाए। इस पारी में कैप्टन रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली ने भी 44 गेंदों में 62 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 51 रन की नाबाद पारी खेली। इसके बाद 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 20 ओवरों में 123 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की टीम के लिए सर्वोच्च स्कोर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज टिम प्रिंगल ने किया। उन्होंने 15 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका और एक छक्के की मदद से 20 रन की पारी खेली। भारत की ओर से 4 गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए और भारत से ये मुकाबला 56 रनों से जीतकर 4 पॉइंट से
पॉइंट्स टेबल में अब टॉप पर पहुंच गया है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा, जो कि 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अब बात हम करेंगे छठ की रौनक की। दिल्ली से लेकर बिहार समेत देश भर में इस महापर्व की तैयारियां चल रही हैं। हर जगह छठी मैया की आराधना के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। घाटों की मरम्मत और साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। इस महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के चलते इस पर्व को मनाने में खलल जरूर पड़ा, लेकिन अब ये बात बीते समय की हो चुकी है। इस बार लोगों में छठ की आस्था अपने चरम पर है। पटना में कलाकारों और छात्रों ने छठ के मौके पर गंगा किनारे एक पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग 21 फीट लंबी है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी तैयारियां तेज है। वहां सीएम हेमंत सोरेन ने छठ घाटों की साफ सफाई का खुद जायजा लिया। और इस बीच दिल्ली में भी यमुना किनारे छठ का रंग जमने लगा है, जबकि यूपी के गोरखपुर में बाजार भी सजे हुए हैं। ये देखिए यमुना किनारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में रौनक देखने को मिल रही है। यूपी के ही देवरिया में पुलिस प्रशासन लगातार जानकारी जुटा रहा है ताकि कोई कसर ना रह जाए। उधर बिहार के नवादा में सफाई कर्मी और समाजसेवी सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। आस्था के इस महापर्व की तैयारियों से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल से छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो जाएगी, जो कि 4 दिनों तक चलेगा। इस दौरान महिलाएं अपनी संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इस महापर्व को मनाने वाले छठ व्रतियों को कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात प्रसाद की, तो इसे तैयार करते वक्त अनाज की शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। छठ के प्रसाद में काम आने वाले अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रसाद को नए चूल्हे पर बनाया जाए। वहीं छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि स्टील या फिर शीशे के बर्तनों का। डीएम अपने शहरवासियों को सुनिश्चित करेंगे कि अच्छे से वो छठ मना पाएंगे। नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने इंतजाम किया है। और ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग अपने घर के नजदीक पार्क में, अपार्टमेंट के ऊपर अपना बना करके अपने घरों पर करते हैं। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ से गंगा जल भी सभी वार्ड वाइज भेज रहे हैं। आज 22 टैंकर से ये रवाना हो रहा है और आज से लगातार 3 दिन तक हम लोग सभी कॉलोनियों में गंगा जल भेजेंगे। और हमारा अनुरोध है कि जिन लोगों के यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है वो लोग अपना करें। तो देख सकते हैं ये जो टैंकर से इसी में आप लोग गंगा जल इस बार पहुंचाया जा रहा है। हाँ, लगभग आज 22 टैंकर अभी जा रहा है और प्रतिदिन 40 टैंकर के हिसाब से हम लोग भेजेंगे। पर्पस क्या है? ये हम लोग जो गंगा नदी के किनारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनको उनकी कॉलोनी में हम लोग गंगा जल उपलब्ध कराएंगे। और जो अपने घर पर या पार्क में जो कुंड बनाते हैं लोग, छठ करते हैं, उसमें गंगा जल मिला करके वहीं छठ कर सकते हैं। अगर गंगा के तट पर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए हम लोग इंतजाम। पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है? हाँ, एक बार और किया गया था कोरोना के समय में, जबकि गंगा घाट पर नहीं आना था। और इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग घर पर करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। बहुत लोग आके यहाँ से ले जाते हैं और बहुत लोगों को हम लोग कॉलोनी में ही उपलब्ध कराते हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना डीएम, यहाँ पर बता रहे थे किस तरीके की व्यवस्था, तैयारियां की जा रही हैं तमाम घाटों पर पटना में, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से छठ महापर्व मना सके। और खासकर इस तरीके के टैंकर जो है इस बार जिसमें गंगा जल भरा हुआ है, ये कई इलाकों में पहुंचाया जा रहा है, रेसिडेंशियल एरियाज में पहुंचाया जा रहा है, जहां के लोग घाट पर नहीं आ पाते हैं। तो उन तक गंगा जल किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी एक विशेष तौर पर यहाँ पे ये अभियान कह सकते हैं चलाया जा रहा है, जहां पर टैंकर्स के जरिए गंगा जल लोगों तक भी पहुंचाने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। आस्था के इस महापर्व पर ज्यादातर छठ व्रती पवित्र सरोवरों और नदियों के किनारे जाकर पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जगह के अभाव और भीड़ की वजह से नदियों और सरोवरों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों की मदद के लिए पटना प्रशासन ने एक खास कदम उठाया है, जिसके तहत टैंकर के जरिए लोगों को गंगा जल मुहैया कराया जा रहा है। और ये रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई, जिसमें आपने सुना कि किस तरह से टैंकर के जरिए मोहल्लों में ले जाया जा रहा है गंगा जल को और लोगों को दिया जा रहा है। एक दिन पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया था। और अब उनके मंत्री भी अपने अपने इलाकों में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी मधेपुरा में छठ घाटों पर साफ सफाई और इंतजामों को देखा और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
मैं उम्मीद करता हूं लाखों लोग, संख्या 1.5-2 लाख से कम नहीं होती होगी, चारों तरफ से लोग आते हैं। तो ये लाख से ऊपर लोग विभिन्न घाटों पर जो अर्घ्य देने के लिए छठ मैया का, सूर्यदेव भगवान का पूजा करने के लिए आते हैं घाटों पर। तो 100 समय घाट की मरम्मती हो जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में नदियां उफान पर आती है, फ्लैंक करते हैं, तो कहाँ टेम्पोररी स्टेयर का काम होगा और कैसे छठ व्रतियों को सुगमता होगी, उनके परिवार के लोगों को सुगमता होगी, क्योंकि घाट के अंदर तक तो लोग दौरा ले जाते हैं, सुप्ती ले जाते हैं, डगरा ले जाते हैं। तो इसको मुकम्मल तैयारी हो, इसलिए प्रशासन के लोगों के साथ आप सभी समाज के प्रबुद्धजन लोगों के साथ यहाँ आए और आना श्रेयस्कर लगा इस मामले में कि कई निर्देश, आवश्यक निर्देश आप लोगों के सामने दिए गए। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी छठ का ये महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खास करके पूर्वांचल के जिलों में छठ के इस पर्व को लेकर बाजार भी सज चुके हैं। कल से छठ की शुरुआत हो रही है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में छठ से जुड़ी खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल की ये रिपोर्ट देखिए। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ को लेकर धर्म की नगरी काशी में भी तैयारियां जोरों पर हैं और इस समय वाराणसी के पांडेपुर बाजार में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं चारों तरफ डाला लटके हुए हैं, चाहे सूप लटके हुए हैं और महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। पुत्र, पति और परिवार सबकी भलाई के लिए, सबकी कामना, अच्छी जिंदगी के लिए ये पर्व उठाया जाता है। देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ पर जो भगवान के विग्रह को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र यहाँ पर कपड़े हैं। उसके अलावा एक से एक डिजाइनर सूप भी यहाँ पर रखे गए हैं। सामान्य तौर पे जो सूप है, सिंदूर है और ये तस्तरियां हैं, प्लेट हैं। तो ये सारी तैयारियां एक ही दुकान पर यहाँ पे जो औरतें लेना चाहती हैं सामान उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। कितना मुश्किल पर्व है और इसमें जितनी भी सामग्री लगती है, जितना जतन और मेहनत लगता है वो किसी और पर्व और किसी त्योहार या व्रत में नहीं लगता है। तो आस्था के इस महापर्व पर ज्यादातर छठ व्रती पवित्र सरोवरों और नदियों के किनारे जाकर पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जगह के अभाव और भीड़ की वजह से नदियों और सरोवरों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों की मदद के लिए पटना प्रशासन ने खास कदम उठाए हैं, जिसके तहत टैंकर के जरिए लोगों को गंगाजल मुहैया कराया जा रहा है। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए 6 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पटना, रांची, देवरिया, दिल्ली, गोरखपुर में साफ सफाई चल रही है और सफाई के साथ ही साथ पवित्रता का नवादा में भी देखिए, बिहार के नवादा में भी किस तरह से वहां पर घाटों को सेटल किया जा रहा है। देखिए अगर छठ की बात हम करें तो छठ महापर्व में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। जहां पर आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान का भी, जहां प्रसाद बन रहा है उस स्थान का भी खास ख्याल रखा जाता है और इसी के मद्देनजर इसकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं और यही कुछ तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग जगहों से। पहले घाटों को की साफ सफाई और उसके बाद चूंकि बड़ी तादाद में, हजारों हजार की तादाद में लोग छठ घाटों पर आते हैं पूजा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि छठ घाट की साफ सफाई हो और ठीक तरीके से उसे व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का बात चीन की, जिसे एक और जगह भारत ललकारेगा। दरअसल भारत उत्तराखंड के औली में अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल आयोजित करने वाला है। यह 15वां मौका है जब दोनों देश एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। यह सैन्य अभ्यास बर्फीले इलाके में होगा, वो भी ठंड के दिनों में। गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने खुद को और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। गलवान समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, लिहाजा अगर आगे भी ऐसी भिड़ंत की नौबत आई तो भारतीय जवान पहले से करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इसी के लिए उत्तराखंड में ये युद्धाभ्यास होगा। हालांकि चीन ने औली में भारत के युद्धाभ्यास पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन भारत भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है।
उत्तराखंड में भी घिरेगा चीन। फिर कांप उठेगा ड्रैगन। एलएसी के पास भारत अमेरिका दिखाएंगे दम। जी हां, चीन को घेरने के लिए भारत का एक और प्लान तैयार हो चुका है। इस बार इसे अमली जामा पहनाया जाएगा उत्तराखंड के औली में, जहां 15 नवंबर से मिलिट्री ड्रिल शुरू होगी। बड़ी बात यह है कि इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका भी शामिल हो रहा है, यानी चीन के दुश्मन देश अमेरिका के भारत आने और वो भी चीन सीमा के पास पहुंचने से जिनपिंग की सेना में हड़कंप जरूर मच रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अच्छा है, क्योंकि आपकी जितने कंटीजेंसीज हैं वो प्लान्स का हिस्सा है। ये कंटीजेंसी जब यदि वॉर एस्केलेट होती है तो कंटीजेंसी में ये आनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस भी होगा, चाइना के लिए बहुत बड़ा डिटरेंस है। भारत ने इससे पहले 2014, 2016 और 2018 में भी उत्तराखंड में इसी तरह के सालाना अभ्यास की मेजबानी की थी, लेकिन उन सभी अभ्यासों को थोड़े निचले इलाकों में आयोजित किया गया था। उस दौरान एलएसी से दूरी 300 किलोमीटर की रही, लेकिन इस बार ये अभ्यास चीन के गिरेबा में झांक कर होगा। दरअसल भारत और अमेरिका की सेनाएं एलएसी के पास ये हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इसकी दूरी चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर भी नहीं होगी। ये सैन्य अभ्यास 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, यानी 2 हफ्तों तक चीनी सेना की जान हलक में अटकी रहेगी। अमेरिकन ट्रुप्स की एक्सरसाइजेज उत्तराखंड में तकरीबन 2-3 बार हो चुकी है। एक में मैं एडीजी इन्फेंट्री रहा हूं, मैंने खुद उनके साथ ये किया हूं, एक्सरसाइज किए हैं, और इसी तरह जो कुमाऊं का रानी खेत का क्षेत्र है वहां हुआ है एक तरह का एक्सरसाइज। ये पूरा युद्धाभ्यास करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। कहा जा रहा है कि इस अभ्यास में दोनों देशों के करीब 700 सैनिक शामिल रहेंगे, यानी एक तरफ से 350 जवान होंगे। इनके सामने पहाड़ों और बेहद ठंडे इलाकों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में चुनौती रखी जाएगी, ताकि वो युद्ध की अपनी तैयारियों को परख सके। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हर साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एक साल ये एक्सरसाइज भारत में करवाई जाती है और दूसरे साल अमेरिका में आयोजित होती है। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में हुआ था, इसलिए इस साल ये एक्सरसाइज भारत में होगी। तो हमारा जो डायरेक्ट 100% इन्वॉल्वमेंट के अलावा रिस्ट्रेन्ड इन्वॉल्वमेंट प्लस हमारे जो अपनी है कि बायलैटरल हमारा प्रॉब्लम है, इंडो पैसिफिक में क्वाड रहेंगे क्योंकि हमारा ओपन एंड फ्री होना चाहिए। तो बहुत सारी हम भी बड़े संभल के बड़ा फूक करके, और क्योंकि देखिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाइना का यदि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में होता है, यदि इंडो पैसिफिक में बढ़ाता है तो जरूर सारी फोर्सेस जो इस इलाके में कर रही हैं जद्दोजहद और स्ट्रैटेजिक जो अलायंसेस नहीं है, मिलिट्री अलायंसेस कहीं नहीं है, मगर हाँ वो जो साथ मिलकर के जब आते हैं और उसको किया जाएगा, उसको फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड ऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी, मगर जो हमारी ये है जो हमारी बॉर्डर्स की है उसके अंदर में हमारी क्लियरिटी है, वो हम खुद हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके ऊपर हम बहुत जोर से काम कर रहे हैं। चीन लंबे समय से निगाहें भारतीय इलाकों पर टिकाए हुए है, लेकिन अब वो हर तरफ से घिरता दिख रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन सीमा के पास माणा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इनमें 2 सड़क प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इनसे सेना को सरहद के पास तुरंत पहुंचने में काफी आसानी होगी। सेना के जवान साल भर अब इस कठिन पहाड़ी इलाके में पहुंच पाएंगे, यानी एक तरफ सड़क परियोजनाओं से चीन की आफत बढ़ेगी तो दूसरी ओर सीमा के पास भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास भी उसके लिए खतरे की घंटी होगा। चीन के लिए संदेश साफ है, वो संभल जाए, भारत अब पलटवार का पूरा दमखम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चीन पहले गलवान में मुंह खा चुका है और अब धीरे धीरे वो दूसरी जगहों पर भी घिर रहा है। न सिर्फ उसे भारत लगातार घेर रहा है, बल्कि उसके दुश्मन देश भी शिकंजा कस रहे हैं। जो बीज चीन ने बोए, अब वो उसी को महंगे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने उत्तराखंड के औली में अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही 2 और मिलिट्री ड्रिल का खाका भी तैयार कर लिया गया है। भारत क्वाड देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज करेगा। ये एक्सरसाइज जापान के योकोसाका में होगा। वहीं जापान, जिसका चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। चीन पहले ही जापान के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में जापान में ये नेवल एक्सरसाइज चीन की मुश्किल जरूर बढ़ाएगी। इस युद्धाभ्यास की तारीख 8 से 18 नवंबर तय की गई है। इस दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर वहां अपना दमखम दिखाएंगे। इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शिवालिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत नवंबर के आखिर में भी एक इन्फेंट्री युद्धाभ्यास करेगा। ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इसकी तारीख 28 नवंबर से 11 दिसंबर की तय की गई है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ऑस्ट्रा हिंद नाम से अभ्यास करेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में भी अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। यानी भारत अपने डिफेंस सिस्टम को हर तरीके से स्ट्रांग करने में जुटा है, कहीं कोई भी चूक ना रह जाए। वैसे भी पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ऐसे खतरे हैं जो भारत को छोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में हर वक्त तैयारी जरूरी है। चीनी सेना के विरोध के बावजूद भारत और अमेरिकी सेनाएं उत्तराखंड में चीन सरहद पर औली में साझा युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। 15 नवंबर से इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं आधुनिक हथियार और तकनीक के साथ ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन से कैसे मुकाबला किया जाए, इसका अभ्यास करेंगी। चीन ने हालांकि इसका विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और इसीलिए लद्दाख से लेकर उत्तराखंड चीन सरहद पर भारत अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच हाल के वर्षों में लगातार साझा सैन्य अभ्यास बढ़े हैं और इसी दिशा में दोनों सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास काफी अहम होगा, जहां पर नई तकनीक के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ ऊंचे पहाड़ों में कैसे दुश्मन का मुकाबला किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो लद्दाख विवाद के बीच अपनी तैयारियों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। बात चाहे न्योमा में बनाई जाने वाली फील्ड का हो या फिर उत्तराखंड के औली में अमेरिकी सेना के साथ साझा युद्धाभ्यास का, भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है। औली में होने वाले भारत अमेरिका की सैन्य एक्सरसाइज की तैयारियां तेज हैं। उसमें क्या कुछ होगा, बता रहे हैं रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ वर्मा। 350 जवान इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंटर ऑपरेबिलिटी का भी एक प्रैक्टिस होगा। दोनों सैनिक जो हैं एक दूसरे के आर्म्स, एमिनेशन, ड्रिल्स, इन सबको समझेंगे। जो उनके टैक्टिक्स है उनको हम लोग इंटीग्रेट करके एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, जब अगर हम लोग को कहीं पे ऑपरेशंस करना है, उसके पूरे अभ्यास होंगे। भारत जो है वो हमेशा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में उसकी माहिरता मानी जाती है। अब साथ ही साथ जिस तरह से चीन भी देख रहा है कि भारत जो है अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान के साथ भी एक क्वाड नेशंस का भी जो हिस्सा है, जो चीन के विस्तारवादी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन में जो हम लोग ने एक संगठन भी बनाया हुआ है। तो इन सबको देखते हुए चीन भी थोड़ा घबराया सा हुआ है। चीन ने इस युद्धाभ्यास के खिलाफ निंदा भी की है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो हम लोग का कोऑपरेशन हो रहा है, 2 साल पहले अलास्का में भी हम लोग ने साथ में प्रैक्टिस किया था ये युद्धाभ्यास, और 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश में भी भारत के स्पेशल फोर्सेस और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने भी साथ में ऑपरेट किया था। भारत का पड़ोसी देश चीन अपने आसपास किसी ना किसी से उलझा रहता है। एक तरफ वो जापान से उलझ रहा है तो दूसरी ओर ताइवान पर भी वो अपना दावा बताता है। इन सबके बीच भारत के साथ भी वो कहीं ना कहीं टकराने की कोशिश में रहता है। ऐसे में भारत सरकार चीन सीमा पर होने वाली किसी भी हलचल को हल्के में नहीं लेना चाहती। लिहाजा लद्दाख में भी अब आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि इस इलाके के लिए एक खास रणनीति बनाई गई है। न्योमा में
नई एयरफील्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गलवान भिड़ंत के बाद भारत अब कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। ये एयरफील्ड चीन सीमा के पास रणनीतिक तौर पर काफी अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि वहां एयरफील्ड पहले से ही है, लेकिन नई एयरफील्ड भी इस इलाके में सेना को और मजबूती देगी। असल में एलएसी से इसकी दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे में ये नई एयरफील्ड वायु सेना की क्षमता कई गुना बढ़ा देगी। वहां लड़ाकू विमानों के तुरंत उतरने और उड़ान भरने में मददगार ये साबित होगी। चीन के साथ विवाद के दौरान न्योमा एयरफील्ड का इस्तेमाल हुआ था। वैसे इसी एयरफील्ड में पहले चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी उतर चुके हैं। और अब बात धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर की। घाटी एक बार फिर से जन्नत बनने की ओर है, जहां अमन और शांति है। करोड़ों पर्यटक घाटी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का नजारा बदल रहा है और इस साल तो कश्मीर ने टूरिज्म के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। पहली बार कश्मीर घाटी में करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। जाहिर है सैलानियों की ये आवाजाही घाटी में पर्यटन को नई उम्मीद दे रही है। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर डल लेक तक और खूबसूरत बगानों से लेकर नदियों और झरनों तक इनकी खूबसूरती सदियों से लोगों को लुभाती आई है। और अब तो घाटी में टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। गुड न्यूज है कि कश्मीर में इस साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी अब तक पहुंच चुके हैं और इसकी वजह है घाटी का बदलता माहौल, जो देसी और विदेशी पर्यटकों को खूब रास आ रहा है। धारा 370 हटने के बाद वहां पर विकास के कई ऐसे काम किए गए हैं, जिसके तहत बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़कें, बस, ट्रेन और हवाई सेवा को साल दर साल और बेहतर किया गया है। इतना ही नहीं, सैलानियों के मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में पर्यटन का कारोबार फिर से गुलजार हो उठा है। मुझे तो लगता है घूमने आना चाहिए, सबको आना चाहिए घूमने। यहाँ पे कश्मीर में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। जैसे हम फॉरेन में जाते हैं, मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। क्लाइमेट वगैरह भी बहुत अच्छा हो रहा है। इंडिया में दूसरा जन्नत कोई है ही नहीं। कश्मीर के जो इंसान है, जो लोग रहते हैं यहाँ पे कश्मीरी, वो इतने अच्छे हैं कि हम बोल नहीं सकते। बहुत अच्छे है कश्मीर। दिस इज द हेवन ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अप द ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर। कश्मीर की खूबसूरती का जादू पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घाटी में पर्यटन के क्षेत्र में 75 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने रिपोर्ट में घोषणा की और बताया कि 75 साल के इतिहास में जम्मू कश्मीर में पहली बार 1.62 करोड़ पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई है। इससे पहले प्रदेश में औसतन लगभग 10 लाख पर्यटक आते थे। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों के आने से रोजगार के नए साधन भी लोगों को मिल रहे हैं और पर्यटक भी कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाकर बेहद उत्साहित है। इस बार तो तकरीबन 30% जो टूरिस्ट है वो ज्यादा आए। 30% जो आते थे टूरिस्ट, उससे यहाँ ज्यादा आए। और जैसे आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि इस साल जो टूरिस्ट फ्लो है वो मार्च से जून एंडिंग जुलाई तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत कम हुआ और माशाअल्लाह पिछले महीने से और भी ठीक हो रहा है। क्या आप लोग कश्मीर के लोग खुश है इस टूरिज्म से? हाँ, क्यों नहीं। वाई नॉट। उनको रोजगार मिलता है और हमारे यहाँ तो चहल पहल बढ़ती है, रौनक आती है गार्डन को। हम तो इसीलिए हम तो मेहनत करते हैं गार्डन को सजाने के लिए। और किसके लिए सजा रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हो आप हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर के बारे में? मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि वो आए और यहाँ पर एंजॉय करें। यहाँ पर बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत अच्छा टूरिस्ट सीज़न है। बहुत अच्छे यहाँ जो हमारा जो गार्डन है बहुत अच्छे मेंटेन है और हमारा जो यहाँ का लोगों का है जो ये हॉस्पिटलिटी वो भी बहुत अच्छी है। रेस्पॉन्ड कैसा रहा आपको इस निशाद बाग, मुगल गार्डन? मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ, जो रेवेन्यू है इस साल का है मार्च से एंडिंग जून तक,
मार्च से एंडिंग जून तक जो रेवेन्यू आया है वो आया है 1 करोड़ 22 लाख। दैट इज फार बेटर। घाटी को पर्यटन के लिहाज से बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिश भी जारी है। 70 वर्षों में पहली बार करना, सोनमर्ग और गुरेज में एडवेंचर खेल का आयोजन किया जा रहा है। नई योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि न केवल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो बल्कि उनके अनुभव को भी बढ़ाया जा सके। सिंह साहब, कश्मीर आए आप, तो कैसे लग रहा है आपको कश्मीर? नहीं, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। क्लाइमेट वगैरह भी बहुत अच्छा हो रहा है और माहौल भी अच्छा ही लग रहा है। ऐसे तो जो सुन रहे हैं उससे तो बढ़िया लग रहा है। फैमिली के साथ है हम, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। खूब सुंदर जगह, एक्सीलेंट। जन्नत है, जन्नत। जन्नत है, भूस्वर्ग बंगाली में बोलता है भूस्वर्ग। इंडिया में दूसरा जन्नत कोई है ही नहीं। ये अभी ये तो बर्फ का मौसम नहीं, हम दिसंबर जनवरी के बाद आएंगे तो बहुत सुंदर कश्मीर है। फॉरेन जाने का जरूरत नहीं है। और अप्रैल मई में आएंगे तो टूलिप गार्डन देखेंगे तो आदमी दूसरा फ्लावर देखना भूल जाता है। बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटे 3 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था। इन 3 सालों में वहां कई बदलाव हुए हैं। घाटी को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए कानून और कई सारी योजनाओं को लागू किया, जिसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। इसके अलावा 3 साल में करीब 30,000 लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी भी दी गई है। 70 साल में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश हुआ है, जबकि अगस्त 2019 के बाद 3 सालों में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। राज्यसभा में खुद सरकार ने बताया 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिले। केंद्र सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजना से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिले हैं। धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी करवाई, जिसमें करीब 13,732 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत घाटी में 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट सरकार ने रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में शुरू किए हैं। जाहिर है 370 हटने के बाद घाटी बदल रही है और कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।